हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं, फटाक से जाइए कमेंट बॉक्स पे चेक कीजिए, लिंक आपको वहीं मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये एक ऑनगोइंग सीरीज है और इसलिए आपको इसके एक हफ्ते में सिर्फ 2 ही एपिसोड मिलेंगे और इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन फिक्र मत कीजिए। जैसे ही ये एपिसोड रिलीज होंगे, मैं फटाक से इन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट पार्ट का द एंड हुआ था। दो ही वॉन को रिंग देकर उसे प्रपोज करने की कोशिश कर रही होती है सबके सामने, लेकिन यहाँ तो अपना डेविल उसे साफ इनकार कर देता है, जिससे कि दो ही का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। यानी कि वो काफी शॉक होती है और काफी ज्यादा एम्बैरेस भी कि ये मुझे कैसे मना कर सकता है। तो वहाँ से वो जाने लग जाती है। वॉन उसके पीछे जाता है तो वो उसे रोकते हुए कहती है कि अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। वॉन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा ही अलग अलग रखना चाहता हूँ, और ये बोलकर एक अजीब सी स्माइल देता है। वहीं दूसरी तरफ स्वान के दोनों बच्चे काफी मस्ती कर रहे होते हैं और एक बॉटल को लेकर भाग रहे होते हैं, जिससे वो किसी की आने की आवाज सुनते फटाक से जाके मेज के नीचे छुप जाते हैं, जहाँ पर दोस्त कोई और नहीं बल्कि उनकी मॉम स्वान, नौसुक और उसकी वाइफ पहुंचे हुए थे। और वो तीनों के तीनों दोही पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि वो ऐसे किसी को भी शादी के लिए प्रपोज कर सकती है। स्वान तो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, साथ ही बोल रही होती है कि मॉम ऐसे कैसे अपने सगे बच्चों को छोड़कर एक अनाथ के नाम पर सारी प्रॉपर्टी रख सकती है। बोलती है कि क्यों ना हम सबको बोल दे कि मॉम की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और इसलिए उन्होंने दोही के नाम पे सारी प्रॉपर्टी रख दी। नौसुक बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मॉम ने अपनी विल बीमार होने से पहले ही लिखवा दी थी। फ्लैशबैक से फिर हमें ये पता चलता है कि एक बार नौसुक के हाथों कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया था और वो मैडम जू से यानी कि अपनी मॉम से हेल्प मांगने के लिए पहुंचा था, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर तुमने गलती की है तो फिर उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। और यही सब बातें सोचकर वो बोलता है कि जैसा मॉम ने कहा है वैसा ही होगा। लेकिन दोस्तों, उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो चल ही रहा था, जो कि शायद आगे जाके काफी खतरनाक होने वाला था, क्योंकि उसकी बहन और उसकी वाइफ भी उसे बहुत ज्यादा भड़काते हुए कह रही थी, देखो तुम्हारी मॉम ने दोबारा से तुम्हें ऐसे ही अकेला छोड़ दिया। और उसी टाइम पर स्वान अपने बच्चों को देख लेती है और उनके पीछे गुस्से में भागने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ वॉन और दोही जब जा रहे होते हैं तो दोही इस बार बैक सीट पर बैठी हुई थी और ये बात अपने डेविल को थोड़ी अजीब लग रही होती है। और यहाँ दोही दोस्तों वैसे ही बहाने बना रही होती है जैसे कि नॉर्मली लड़कियां बनाती ही रहती हैं। बोलती है कि शायद मैं 2 दिन से सोई नहीं थी और इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसे ही सबके सामने प्रपोज मार दिया, जिसका तुम बिल्कुल भी कोई गलत मतलब मत समझना क्योंकि मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अपना डेविल बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं, जिससे कि दोही को तो फिर और भी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होने लग जाती है और वो चुपचाप ही बैठ जाती है। गाड़ी से उतरते टाइम वो मैडम जो का एक लेटर गाड़ी में ही भूल जाती हैं, जिसे लौटाने के लिए जैसे ही डेविल उसकी डोर पर जाता है तो वहाँ पर दोही की बहुत सारी आवाजें सुनता है, जिसमें दोही उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए बोल रही थी कि आखिरकार वो मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है। एक बार अगर वो मेरे सामने ही आ गया ना तो मैं तो उसे हाथियों को मारने वाली गोली से ही उड़ा दूंगी। और ऐसे ही बहुत सारी बातें बोल रही होती। ये सारी बातें डेविल बाहर खड़ा होकर सुन लेता है और सोचता है कि शायद अभी दोही के पास जाना ठीक नहीं रहेगा और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लिटरली दोस्तों, ये सीन ना बहुत ही ज्यादा मजेदार और क्यूट लग रहे थे। जिसके बाद सोनमुख वहाँ पर दोही से मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है तो दोही उसे बोलती है कि मुझे हर हाल में कल्प्रिट को पकड़ना ही होगा और सारे सबूत भी इकट्ठे करने होंगे। सोनमुख बोलता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही कि उस बॉडीगार्ड से तुम सिर्फ एक ही बार मिली और तुमने उसे प्रपोज भी कर दिया शादी के लिए। दोही फिर उसे समझाते हुए कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है और मुझे उससे प्यार भी नहीं है, बल्कि उसने तो मेरी हमेशा ही हर मुसीबत में हेल्प की है। वहीं दूसरी तरफ हम वॉन को देखते हैं जो कि सीधा अपने ऑफिस में पहुंचा हुआ होता है, काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि आज का एक्सपीरियंस उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। साथ ही वो मिस्टर पार्क को दोही के प्रपोजल के बारे में भी बता देता है कि उसने उसे प्रपोज किया है और मिस्टर पार्क तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि स्टार्टिंग में सब कुछ ऐसा ही होता है और साथ ही उसे बॉडीगार्ड मूवी के बारे में भी उसकी स्टोरी सुनाने लग जाते हैं कि स्टार्टिंग में सब कुछ ऐसा ही होता है, पहले सब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं लेकिन उसके बाद वही नफरत प्यार में बदल जाती है। गोवन तो मिस्टर पार्क की बातों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और इसलिए वो तो उन्हें उल्टा मारने ही लग जाता है। सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो गाइस, लेकिन अगर आपको वीडियो मेरी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी मार दीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। सो बैक टू द स्टोरी।
सोनवुक भी यहाँ पर बोलता है कि वो दोही के साथ में रुकेगा क्योंकि उसे उसकी सेफ्टी की काफी चिंता हो रही है, लेकिन दोही उसे बोलती है कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर उसे वहाँ से भगा देती है और जैसे ही वो अपना फोन देखती है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि दोस्तों दोही के वॉन को प्रपोजल वाली न्यूज हर जगह फैल चुकी थी और यही आज की हाईलाइट भी थी। सरी भी वहाँ पर चिल्लाते हुए पहुँच जाती है चाकू लेकर और वॉन को पूछती है क्या दोही ने तुम्हें सच में प्रपोज किया है, क्योंकि भाई उसने भी वो न्यूज पढ़ ली थी और वो तो वॉन की दीवानी है और इसलिए उसे काफी जेलसी हो रही थी दोही से। और उसी टाइम पर वॉन के पास दोही का फोन आता है, वो उससे मिलने के लिए जाता है जहाँ उसने चश्मे लगा रखे थे। वॉन पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारी आंखें ठीक तो है ना। दोही को तो काफी गुस्सा आता है, उससे बोलती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, ये न्यूज आग की तरह सब जगह फैल चुकी है और मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो रही है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है तो वॉन उसे कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे ही चूज क्यों किया, जिसका जवाब तो दोही के पास भी नहीं था और वो सोच में ही पड़ जाती है जहाँ वॉन उसे कहता है कि किसी ऐसे को प्रपोज करो जो सच में तुमसे शादी करना चाहता है और तुमसे प्यार करता हो। दोही को उसकी बातों पे काफी गुस्सा आता है और वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाती है कि अगर तुम इस दुनिया में आखिरी भी हुए तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। वॉन उसे बोलता है कि रुको। दोही को लगता है कि शायद वो उससे माफी मांगने वाला है, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और थी और वो उसे बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर दोबारा से अटैक हो जाए और इसलिए मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा और वैसे भी मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड जो हूँ। जिससे कि दोही का तो मुंह ही बन जाता है और पूरे रास्ते वो उसे कुछ न कुछ बोलते हुए जा रही होती है। काफी ज्यादा सैड होती है जो भी उसकी लाइफ में चल रहा होता है और बोलते बोलते ही वहीं पर सो जाती है। और ये सब कुछ डेविल को भी काफी अजीब लग रहा होता है क्योंकि शायद उसके अंदर दोही के लिए फीलिंग्स जागने लग गई थी और वो चुपके से मैडम जू का लेटर उसके पर्स में डाल देता है जो कि वो उसे लास्ट नाइट देने वाला था। देखते ही देखते अपना डेविल तो दोही में पूरी तरह से खो ही चुका था और उसके बाद जोर से वो ब्रेक मारता है जानबूझकर, जिससे कि दोही डरकर उठ जाती है और बोलती है कि आराम से गाड़ी चलानी नहीं आती क्या तुम्हें। घर पहुंचने के बाद जैसे ही दोही मैडम जू का लेटर देखती है तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा इमोशनल बातें लिखी हुई थी और साथ ही लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए जो पोजीशन छोड़कर जा रही हूँ और उसे तुम्हें बहुत अच्छे से संभालना है, बिल्कुल भी टूटना या हारना नहीं है क्योंकि ये एक जंग है जिसे कि तुम्हें हर हाल में जीतना है और इसमें तुम बहुत ही ज्यादा अकेली पड़ जाओगी और इसलिए मैंने ये कंडीशन रखी है कि तुम्हें 1 साल के अंदर शादी करनी होगी। नेक्स्ट सीन मैडम जू की फ्यूनरल का दिखाया जाता है और इसमें फ्लैशबैक के भी कुछ सीन होते हैं जिससे ये पता चलता है कि दोही ने सच जानने के लिए मैडम जू का पोस्टमार्टम करवाना चाहा था, लेकिन उसके लिए फैमिली की परमिशन चाहिए थी। बट नौसुक और सुहान जो कि पहले से ही दोही पे बहुत ज्यादा गुस्सा थे, उन्होंने उसे परमिशन नहीं दी, पेपर फाड़ दिया और सुहान ने तो दोही को जोरदार चाटा भी मारा। प्रेजेंट में ये सारी बातें सोचकर दोही भी समझ आती है कि मैडम जू चाहती है कि वो एक ऐसे पार्टनर को चूज करे जो कि हर दुख और सुख में उसका साथ दे और उसे कभी भी छोड़कर अकेला ना जाए। जिसके बाद दोही मैडम जू की ग्रेवयार्ड से वापस जाने लग जाती है। वॉन भी उसके साथ में होता है और वहीं साइड में हम उन सारे माफिया गुंडों को देखते हैं जिसके बॉस को गवर्नर ने मारा था और वो लोग बहुत ज्यादा सैड हो रहे थे। साथ ही वो अपने बॉस को ये प्रॉमिस भी करने लग जाते हैं कि हर हाल में वो वॉन को ढूंढकर मार डालेंगे और उनकी मौत का बदला जरूर लेंगे। रेस्टोरेंट की फाइट वाली वीडियो भी उन्हें मिल जाती है, लेकिन वॉन की सुपर पावर वाली क्लिप्स उसमें से गायब थी। सीन शिफ्ट होता है और 2 साल पहले का दिखाया जाता है जिसमें वॉन एक हिस्टोरिकल प्लेस में था और अचानक से वॉन की आंख खुल जाती है और वो मिस्टर पार्क को बोलता है कि उसे अपने इंसान होने की सारी मेमोरीज धीरे धीरे याद आ रही है, लेकिन वो अभी तक अपना नाम नहीं जान पाया है। मिस्टर पार्क भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि बॉस तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप धीरे धीरे ह्यूमन बनते जा रहे हैं क्योंकि आपके पास आपकी पावर्स नहीं है। और वॉन भी बहुत ज्यादा डर जाता है, यानी कि अब तो वो जल्द ही इंसानों की तरह बुढ़ा हो जाएगा और उसकी सारी हॉटनेस और हैंडसमनेस खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में जब वो दोही के साथ होता है तो बार बार उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि ये सब कुछ मैं अपने मेंटल पीस के लिए कर रहा हूँ क्योंकि अपनी पावर्स के बिना मैं एक नॉर्मल इंसान ही हूँ। और इसका फायदा पूरी तरह से दोही भी उठा रही होती है और उसे बोलती है कि तुम मेरा हाथ ऐसे पकड़ नहीं सकते वरना लोग क्या सोचेंगे, हमारे बीच में तो कोई रिश्ता भी नहीं है और ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और ये बोलकर वो उससे अपना हाथ बार बार झटक झटक के हटा रही होती है। और जैसे ही वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं दोही अपने सेक्रेटरी से बोलती है कि जिस इंसान के साथ में मैडम जू ने उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी वो उससे मिलना चाहती है और उसके साथ दोबारा डेट पर जाना चाहती है। वॉन भी वहीं पर पीछे खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था, जिसके बाद ये दोनों मिलकर सारे स्टाफ की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं कि आखिरकार दोही पर हमला किसने किया होगा।
लेकिन फुटेज बहुत ज्यादा थी और इसलिए बेचारा वॉन तो थक जाता है। जहाँ वो अपनी पावर का यूज करने के लिए बोलता है तो दोई भी इसका पूरा फायदा उठाती है और उसे अपना हाथ देती है। जैसे ही वो उसका हाथ छूता है और चुटकी मारता है, लेकिन उसकी पावर तो काम नहीं कर रही थी, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाता है कि कहीं मेरी पावर सच में खत्म तो नहीं होगी। लेकिन उसके बाद उसकी पावर दोबारा से काम करने लग जाती है, जहाँ से वो दोनों के दोनों सीधा टेलीपोर्ट होकर एक सुनसान से रूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे लाइट्स भी ऑफ थी। दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और बाहर उनका स्टाफ वॉन और दोई की बातें कर रहा होता है कि शायद वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और उनकी काफी रोमांटिक वाली बातें भी चल रही होती हैं। ये सब सुनकर उन दोनों को काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है और दोनों शर्माने लग जाते हैं। गोवन का हाथ वहाँ पर लग जाता है, जिससे कि शोर हो जाता है। वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर झांक कर देखते हैं तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि वॉन और दोही दोनों ही टेलीपोर्ट होकर बाहर ग्राउंड में जो पहुंच चुके थे और फटाक से वो दोनों फिर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जोई नाम की लड़की वॉन पर सीधा लाइन मारते हुए बोलती है कि हमने आपके लिए वेलकम पार्टी रखी है, जिसमें आपको जरूर आना है और आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। ये सारी बातें वॉन को तो काफी अजीब लग रही होती है कि ये इंसान कितने ज्यादा बुद्धू होते हैं। खूनी ने भी दोई के खिलाफ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर रख ली होती है और अब उसका टारगेट पूरी तरह से दोई होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ माफिया बॉस के गुंडे बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि उन्हें वॉन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा होता है और उसी टाइम पे फ्रूट की ट्री के नीचे उन्हें एक लेटर मिलता है और उसमें वॉन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है कि वो दोही का बॉडीगार्ड बनकर घूम रहा है और अभी वो कहाँ पर होगा। और दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी और ने नहीं बल्कि उस खूनी ने ही माफिया गुंडों को दी थी। वहीं एक फ्लैशबैक से हमें ये भी पता चल जाता है कि मैडम जू जिस दिन उस मिस्टीरियस मैन को डांट रही थी और उसी ने उनकी मेडिसिन भी चेंज की थी। और वो कौन है दोस्तों, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलने वाला है। वेल, तो यहाँ पे दोही भी सारी फुटेज देख रही होती है और उसे भी पता चल जाता है कि बीच की फुटेज गायब है, यानी किसी ने निकाल ली है। नेक्स्ट सीन में वॉन अपनी वेलकम पार्टी में स्टाफ के साथ में गया हुआ होता है, जहां वो दोई को भी अपने साथ में लेकर गया था, क्योंकि शायद उसे उसकी पावर की जरूरत पड़ सकती थी। लेकिन वही बॉस को अपने सामने देखकर सब लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं और फिर दोही उन सबको कंफर्ट कराने लगती है। और जैसे ही वॉन अपनी पावर यूज करने के लिए दोही का हाथ पकड़ता है तो जोई की चॉपस्टिक नीचे गिर जाती है और वो उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देख लेती है, जिससे कि इस बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है, क्योंकि उसको अपने वॉन पे बड़ा वाला क्रश जो था। स्टाफ के ये पूछते ही कि आखिरकार आपने हमारी बॉस को रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्या वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है? तो वॉन उन्हें बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, दोही मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और ये सुनकर दोही तो काफी खुश हो जाती है मन ही मन। लेकिन जैसे ही वॉन बोलता है कि जैसे कि मुझे पॉक बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं उससे शादी तो नहीं कर सकता ना, और ये सुनते ही दोही को तो काफी गुस्सा आता है और उठकर वहाँ से गुस्सा होकर जाने लग जाती है। डेविल उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन दोनों में बहस हो जाती है और डेविल को भी गुस्सा आ जाता है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जैसे ही फिर वॉन का गुस्सा शांत होता है तो उसे याद आता है और उसे दोही की चिंता होने लग जाती है। और वहीं दोही को भी सुनसान रास्ते में काफी डर लग रहा होता है। वो भी फटाक से वॉन को फोन लगाती है, लेकिन उसी टाइम पर वॉन के पास माफिया के गुंडे पहुंच जाते हैं और दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ पहले तो वॉन उनसे बच के भागता है क्योंकि उसके पास उसकी सुपर पावर जो नहीं थी, लेकिन वो लोग उसे बैट से बहुत मारते हैं, उसके सर से खून निकलने लग जाता है। जहाँ पर भागते हुए दोही पहुंच जाती है और एक सीटी मारकर गोली निकालकर उनके ऊपर चलाने लग जाती है, जो कि दोस्तों एक असली गोली नहीं थी, बल्कि वो तो एक सिंपल सा पेपर स्प्रे था। वो भागते हुए फिर वॉन के पास आती है। वॉन उसे इस स्टाइल में पकड़ लेता है और उसका जैसे ही वो हाथ पकड़ता है उसके पास उसकी सुपर पावर वापस आ जाती है। दोही से पूछता है कि क्या तुम्हें टैंगो डांस आता है? दोही को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो उसके साथ में टैंगो डांस करने लग जाता है और अपनी सुपर पावर से सारे माफिया गुंडों को भी डांस करवाने लग जाता है, जो कि उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने पावर से उन सब के चाकुओं को दूर फेंक देता है और तो और दोही से ही उनकी खूब सारी पिटाई लगवा देता है। वो दोनों डांस के साथ साथ एक जबरदस्त फाइट कर रहे होते हैं और लिटरली ये सीन गाइस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। और वही मौका पाते ही खूनी ने भी उनकी सारी वीडियोस बना ली थी। फिर जैसे ही टैंगो डांस फिनिश होता है तो अपने डेविल को मिस्टर पाक के बताए हुए बॉडीगार्ड बनने के 3 रूल उसे फटाक से याद आने लग जाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी बॉस को कभी भी अपनी आंखों से दूर मत जाने देना, हमेशा उनके साथ में रहना और सबसे ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट चीज की बॉस के प्यार में मत पड़ जाना। लेकिन यहाँ पर शायद ऐसा ही हो रहा था और दोनों के बीच प्यार पनपने लग गया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं।
सो गाइस फिलहाल तो ये पर इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड आपको नेक्स्ट वीक ही मिलने वाला है क्योंकि वो नेक्स्ट वीक ही रिलीज होगा। और अगर आप चाहते हो मैं जल्द से जल्द उसे भी एक्सप्लेन कर दूं रिलीज होते ही तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है ना तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस ना हो जाए।